सो रिवीजन पार्ट 2 शुरू करते हैं। सो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। सो पार्ट 1 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने इवोल्यूशन ऑफ एफएम तक ख़त्म किया था। चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्विकली रिवाइज कराऊंगा और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंस फंक्शन। सिंपली ये बोल रहा है कि एक कंपनी की वैल्यू डिपेंड करती है 3 फंक्शंस पे: इन्वेस्टमेंट फंक्शन, फाइनेंसिंग फंक्शन और डिविडेंड फंक्शन। इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। से सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज वैल्यू है, अपने मन से मैं बोल रहा हूँ, 10,000 करोड़। ठीक है। अब ये 10,000 करोड़ वैल्यू कैसे बनी? क्योंकि रिलायंस ने ठीक जगह इन्वेस्ट किया है, रिलायंस ने इन्वेस्ट करने के लिए ठीक जगह से फाइनेंसिंग की है, और रिलायंस ने टाइम टू टाइम बेसिस पे इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है, मतलब डिविडेंड डिसीजंस। इस वजह से जब आप टाइम टू टाइम बेसिस पे इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हो तो इन्वेस्टर्स भी अपने, होता है ना, बैकआउट नहीं करते, और उस वजह से बाकी इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, एक कंपनी की वैल्यूएशन डिपेंड करता है इन 3 डिसीजंस पे: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, एक होते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजंस और एक होते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजंस। शॉर्ट टर्म में तो वर्किंग कैपिटल आ गया, नो डाउट। शॉर्ट टर्म में आपका वर्किंग कैपिटल आ गया। लॉन्ग टर्म में आपके हो गए ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग का यहां पे मेरा मतलब हुआ फिक्स एसेट। फिर दूसरा हो गया फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग भी यहां पे मेरा मतलब हो गया फिक्स एसेट। और तीसरा हो गया डिविडेंड डिसीजन। अब क्वेश्चन ये आता है, डिविडेंड डिसीजन लॉन्ग टर्म क्यों है? बहुत आराम से मेरी बात को सुनिएगा। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो वो पास्ट की तरफ भी देखती है कि हमने अभी तक कितना कितना डिविडेंड दिया है, उसी के हिसाब से वो डिविडेंड देती है। प्रेजेंट के बारे में भी सोचती है कि आज हमारे पास कितनी अर्निंग है, और फ्यूचर के बारे में भी सोचती है कि क्या फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी है। तो अगर फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी या कम देगी। कहने का मतलब क्या है, जब कंपनी डिविडेंड देती है तो कई सारे फैसले होते हैं, जैसे पास्ट की तरफ भी देखना, प्रेजेंट की तरफ भी देखना और फ्यूचर की तरफ भी देखना। ठीक है, इस वजह से डिविडेंड हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीजंस में कंसिडर किया जाता है। एक सेकंड दीजिएगा। हेलो, माइक चेक। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एफएम। तो देखिए, ऑब्वियसली एफएम एक इंश्योर करता है कि आपका बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुली रन करे। और आपको मैंने डेफिनेशन पहले ही समझा रखी है। एफएम इज ऑल अबाउट ऑब्वियसली प्लानिंग द इन्वेस्टमेंट, फंडिंग द इन्वेस्टमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आप एक, ठीक है, रफली रीड कर लेना। ठीक है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली आप कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे कि एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैरी आउट हो रहा है। आप कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे कि एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैरी आउट हो रहा है? सबसे पहला आपको यह इंश्योर करना है कि कभी भी ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें, कभी भी फिक्स एसेट में ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें। सेकंड, हमेशा इन इनफ्लोज और आउटफ्लोज में बैलेंस करके चले, इनफ्लोज और आउटफ्लोज में बैलेंस करके चले। तीसरा, हमेशा यह इंश्योर करें कि आपके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल रहे। चौथा, सेल टारगेट इस तरीके से सेट करें जिससे आपको ग्रोथ मिले। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 50,000 यूनिट्स, आप करंट प्रोडक्शन जो करते हो वो करते हो 30,000 यूनिट्स, और जो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो है 40,000 यूनिट्स। आप मुझे बताइए आपको प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, 30,000, 50,000 या 40,000? तो आंसर इज 40,000। 50,000 करोगे तो ऑब्वियसली डिमांड 40 की है, तो 10 आपका आइडल पड़ा रहेगा, तो उसमें कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, उसको मॉनिटर करना, उसको स्टोर करना। ठीक है, 30 करोगे तो ऑब्वियसली आप डिमांड मीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, 40 करोगे तो जो आप एक्स्ट्रा 10,000 करोगे, एटलीस्ट उसमें फिक्स कॉस्ट तो लग रही नहीं है। ठीक है, बस वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, तो इससे क्या होगा, आपको ग्रोथ मिलेगी। जीपी बढ़ाना है ऑब्वियसली करेक्ट प्राइसिंग सेट करके। और लास्ट, टैक्स प्लानिंग करना है। टैक्स प्लानिंग इस तरीके से करना है कि ऑब्वियसली
जैसे मैंने आपको समझाया था, एक होते हैं डेट और एक होते हैं इक्विटी। डेट में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इक्विटी में हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप जब भी फाइनेंसिंग भी रेज करें तो ये भी आप इंश्योर करें कि हमारे पास एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आए। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा डेट ले लीजिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा इक्विटी ले लीजिए। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हमें मेंटेन करना जरूरी है। तो फर्स्ट इज कि एक अच्छा एफएम इंश्योर करता है कि हमारा बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुली रन करे। और ये सब डेफिनेशन है, ठीक है, कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, फंड करते हैं। हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है? तो इसके कुछ 5-6 पॉइंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। हमको इंश्योर करना है कि ओवर इन्वेस्टमेंट ना करें फिक्स एसेट में। हमको बैलेंस करके चलना है कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को। सफिशिएंट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके चलना है। सेल टारगेट ऐसा सेट करना है जिससे हमें ग्रोथ मिले। प्रॉपर प्राइसिंग रखनी है और लास्ट में टैक्स प्लानिंग करनी है जिससे हमारा टैक्स कम से कम आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बेसिक स्लाइड है, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली एफएम का एक ही मकसद है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू। अब शेयर वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए हम 3 डिसीजंस लेते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस। इन तीनों ही डिसीजंस में कुछ ना कुछ रिस्क होती है, कुछ ना कुछ रिटर्न्स होता है। तो हमें उसमें ट्रेड ऑफ मेंटेन करना जरूरी है। ट्रेड ऑफ का मतलब बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। मैंने क्या बोला? एफएम का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर वैल्यू। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम 3 डिसीजंस लेते हैं: फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। और तीनों ही डिसीजंस में कुछ ना कुछ रिस्क है, कुछ ना कुछ रिटर्न है। तो हमें उसका बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको डिविडेंड समझा रहा हूं। ठीक है, देखो, जब कंपनी डिविडेंड देती है, रिस्क क्या है कि कंपनी के पास रिजर्व कम हो जाएगा, कंपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को मीट नहीं कर पाएगी। ये डिविडेंड देने का रिस्क है। लेकिन व्हाट इफ अगर डिविडेंड नहीं दिया तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। तो ये सारे रिस्क एंड रिटर्न्स हैं। ठीक है, तो हमें उसका कॉम्बिनेशन मेंटेन करना जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम। ठीक है, तो एफएम के दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कुछ लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए एफएम फॉलो करते हैं और कुछ लोग वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए एफएम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, समझिएगा मेरी बात को, कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और मेरा एक फ्रेंड है वो बोलता है कि नहीं ओम भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइज करना, डिफरेंस क्या है, इसको समझते हैं एक बार। चलिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ मैंने बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, दूसरी तरफ मेरा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कि रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, या इनकम माइनस एक्सपेंसेस। वेल्थ कैसे निकलती है? वेल्थ निकलती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज से। फर्क है दोनों में। प्रॉफिट का मतलब सिंपल हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। वेल्थ का मतलब हो गया आपकी वर्थ। ठीक है, आपकी वर्थ, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। जिसका उद्देश्य है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, तो वो क्या करेगा, वो का अवॉइड करेगा।
वो अपने प्रोडक्ट्स में एडल्ट्रेशन करेगा, मतलब मिलावट करेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर को अवॉइड करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय वेलफेयर करने से कॉस्ट बढ़ती है। और क्या बोल सकते हैं? कस्टमर्स के वेलफेयर को भी अवॉइड करेगा, मतलब उसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, तो ये हर चीज वो अवॉइड करेगा। लेकिन वेल्थ, जिसका उद्देश्य है वेल्थ कमाना, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लॉस में है, लेकिन फिर भी आप मानोगे नहीं, उनका शेयर प्राइस रोज रोज बढ़ता रहता है। तो ये एक मिथ है, ये गलत फहमी है। लोग सोचते हैं यार जो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है सिर्फ उन्हीं का शेयर प्राइस बढ़ता है, जो लॉस मेकिंग कंपनी उनका शेयर प्राइस गिरता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कंपनी में दम है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, अगर उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, इंटेग्रिटी वाले हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एथिकली काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे। शेयर प्राइस क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि लोग फिर इन्वेस्ट करेंगे उनके शेयर्स में। आज भले नुकसान में कंपनी है, बट कंपनी में दम है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जिसको करना होता है, वो सोशल प्रोग्राम्स रन करता है, जस्ट लाइक CSR टाइप। ऑब्वियसली एथिकली काम करता है, एथिकल प्रैक्टिसेस, कोई एडल्ट्रेशन वगैरह नहीं करता है। एम्प्लॉय सेफ्टी, एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स सारा फॉलो करता है। और ऑब्वियसली कस्टमर उसके लिए क्या होता है? किंग होता है। तो कस्टमर ऑब्वियसली उनके प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर आपको सक्सीड करना है तो। शुरू करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो क्या बोल रहा है, पहले के समय में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था हर कंपनी का। इसी वजह से एफएम हम लोग लगाते ही थे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। अब प्रॉब्लम्स क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में? सबसे पहला, ये जो टर्म है ये काफी वेग है। वेग क्यों है? मैंने बोला मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, मैंने क्या बोला, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। अब आपके मन में आएगा कि सर कौन सा प्रॉफिट बढ़ाना है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट कि रिलेटिव प्रॉफिट? फिर रिलेटिव प्रॉफिट में बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे ईबीआईटी बढ़ाना है, पैट बढ़ाना है, कि ईबीटी बढ़ाना है, या फिर ईपीएस बढ़ाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपने बोला था प्रॉफिट बढ़ाना है, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? एब्सोल्यूट प्रॉफिट कि रिलेटिव प्रॉफिट? रिलेटिव में भी ईबीआईटी बढ़ाना है, ईबीटी बढ़ाना है, पैट बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है? दूसरा, जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, ये भी बात सही है। जो प्रॉफिट ओरिएंटेड वाले लोग होते हैं ना, उनको ऑब्वियसली टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दे वांट क्विक रिटर्न्स, दे वांट क्विक रिटर्न्स। तो उनको ये सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट ऑब्वियसली वर्कर्स के सेफ्टी, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट, और ये सब चीज़ें वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये तो मैंने वहां भी समझाया था आपको। तो इट इज टू नैरो, बहुत मायोपिक अप्रोच है, ठीक है। तो ये चार प्रॉब्लम्स हैं। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो वेल्थ का आईसीआई ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट, लेकिन बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू और कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। अब ये निकालने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करना पड़ता है? कैश फ्लो अप्रोच, मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं देते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब, अब जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू किया है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब एक कंपनी की वैल्यू कैसे निकलती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये सब इजी है। और अगर ये गोल मीट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली पब्लिक का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। पार्ट वन जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पार्ट वन के बिना अगर पार्ट टू देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। और वैसे भी ये रिवीजन है, तो मैं थोड़ी सी अपनी पेस सही रखूंगा, ठीक है। चलिए, देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। एडवांटेज क्या है? देखिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करना इजी है,
प्रॉफिट को कैलकुलेट करना इजी है और एक लिंक निकालना इजी है कि हमने प्रॉफिट कमाया तो किस डिसीजंस की वजह से कमाया। एक लिंक करना इजी होता है। जैसे आज मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्यों कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्ट यहाँ करता हूँ, मैं ऑब्वियसली डिविडेंड नहीं देता हूँ, मुझे पता होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म गेन्स पे फोकस करता है, अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है, टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को इग्नोर करता है और इमीडिएट रिसोर्स चाहिए होता है। ठीक है। अब अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें मार्केट वैल्यू हाईएस्ट चाहिए। लॉन्ग टर्म गेन्स पे फोकस करता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी को रिकॉग्नाइज करता है, एक्नॉलेज करता है, टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है और शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को भी कंसीडर करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ऑब्वियसली कोई क्लियर रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन द डिसीजंस एंड शेयर प्राइस। मतलब आपको नहीं पता चलता है कि यार शेयर प्राइस क्यों बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो रिलायंस का शेयर कल 2500 का था, आज 3000 का हो गया। 500 क्यों बढ़ा आपको नहीं पता। हो सकता है ये 500 इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ा हो सकता है फाइनेंसिंग की वजह से बढ़ा हो, या हो सकता है डिविडेंड की वजह से बढ़ा हो, आपको नहीं पता। तो यू नेवर नो कि वेल्थ मैक्सिमाइज क्यों हुई। ठीक है। रिलायंस का शेयर 2500 से 3000 हुआ, आपकी 500 वेल्थ बढ़ गई। 500 वेल्थ क्यों बढ़ी, यू नेवर नो। ठीक है। तो एक क्लियर रिलेशनशिप हमें नहीं मिलता है। और ऑब्वियसली वेल्थ को कैलकुलेट करना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं इसके। अब एक फाइनेंस मैनेजर का रोल क्या होता है, फाइनेंस मैनेजर बोल लीजिए या फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स बोल लीजिए, रोल क्या होता है उसका। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल एनालिसिस करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना, फाइनेंसिंग डिसीजंस लेना, फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज करना और रिस्क मैनेजमेंट करना। पहले सीएफओ क्या करता था, अब सीएफओ क्या करता है। पहले सीएफओ ज्यादातर, एक्सेप्ट दिस, ज्यादातर जो है मोनोटोनस काम करता था। ठीक है। बट अब सारे जो काम है वो सारे टेक्निकल काम है, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है। पहले इन दोनों काम को छोड़ दें तो बाकी ये सारे काम क्या थे, मोनोटोनस काम थे। ठीक है। लेकिन अब आप देखो सारे काम टेक्निकल हो गए हैं, तो ये एक शिफ्ट आया है, बजटिंग है, मर्जर्स एक्विजिशन है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइसिंग, तो ये सारे काम दिमाग वाले हैं। तो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स का रोल चेंज हो गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा तो सर ये सारे काम अब कौन करता है, ये सारे काम आउटसोर्स हो गए हैं। ठीक है। अकाउंटिंग, टैक्स फाइलिंग, ये सारे काम आउटसोर्स हो गए हैं। अब सीएफओ ये सब काम नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है। देखिए, जैसे हमारे लाइफ में पहले स्ट्रेस आता है, फिर डिप्रेशन आता है और फिर डेथ आती है, वैसे ही फाइनेंस की दुनिया में पहले फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है, फिर आती है इंसॉल्वेंसी और फिर आती है बैंकरप्सी। तो बस आप इतना समझो, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे आप समझो ये एक टेम्परेरी पोजीशन है। ये क्यों आती है, ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट की वजह से। क्यों आती है, मिसमैनेजमेंट की वजह से। आपने जरूरत से ज्यादा, होता है ना, डेट ले लिया, प्रॉपर प्राइसिंग नहीं रखी, प्रॉपर बैकअप नहीं रखा, तो इट इज अ पोजीशन जब आपके कैश इनफ्लोज आपके कैश आउटफ्लो से कम होते हैं। क्यों, क्योंकि रॉन्ग प्राइसिंग आपने रखी है, डेट बहुत ज्यादा ले लिया है। और डिस्ट्रेस अगर कंटिन्यू रहता है तो ऑब्वियसली आपको अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा। ठीक है। बस यही सारी चीजें हैं इसमें। एफएम और अकाउंट्स में रिलेशनशिप क्या है, तो ध्यान रखिएगा, पहले अकाउंट्स बनता है और फिर एफएम होता है। ठीक है। ठीक है। अकाउंट्स पहले बनेगा फिर एफएम होगा। ठीक है। अकाउंट्स में फिर आप पी एंड एल बैलेंस शीट बनाते हो और फिर उसी के हिसाब से हम लोग एफएम में एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके फिर हम फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं। अगर हमने पी एंड एल बैलेंस शीट में देखा कि यार नहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत है तो इन्वेस्ट करते हैं, लगता है कि नहीं पैसा और रेस करने की जरूरत है तो पैसा और रेस करते हैं, लगता है डिविडेंड देने नहीं देने की जरूरत है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, एफएम में हम कुछ भी डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स लेते हैं। ठीक है। तो अकाउंट्स पहले बनेगा, एफएम बाद में बनेगा। दूसरा डिफरेंस, अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है, एफएम में कैश बेसिस फॉलो होता है। ठीक है। अब ये सारे कुछ सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हैं। जैसे मार्केटिंग क्या हेल्प करता है एफएम में, मार्केटिंग हेल्प करता है एफएम में, देखो अगर कोई कंपनी है बहुत ज्यादा मार्केटिंग करती है, जस्ट लाइक बोट, ठीक है, जस्ट लाइक एप्पल, तो ऑब्वियसली उनको उसी हिसाब से फाइनेंसिंग भी करना पड़ेगा। अगर आपकी साल भर की 10-12 करोड़ की फाइनेंसिंग, सॉरी 10-12 करोड़ का आपका मार्केटिंग कैंपेन चलता है, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग करना पड़ेगा। प्रोडक्शन, अगर
ऑब्वियसली अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आपको नए प्लांट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और नए प्लांट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली फाइनेंसिंग करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट दोनों ही आ गया डिसीजंस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का मतलब है आपके सॉफ्टवेयर्स, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो जितना बड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, और उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो उतनी बड़ी फाइनेंसिंग। तो मतलब कहीं ना कहीं जहां पे आपके दो डिसीजंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स भी एफएम में कनेक्टेड हैं, एफएम में यूजफुल है। मार्केटिंग, प्रोडक्शन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। मार्केटिंग ऑब्वियसली जो कंपनी जितना ज़्यादा मार्केटिंग करती है उतना ज़्यादा उसको फाइनेंसिंग करना पड़ेगा। प्रोडक्शन, जो कंपनी, जिस कंपनी का होता है ना मकसद है या विजन है कि हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उसको उतना ज़्यादा फाइनेंसिंग रेस करना पड़ेगा। और लास्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, एक बार आप इसको रीड करिए एक बार। चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट इज एजेंसी प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा, एजेंसी प्रॉब्लम अराइज इसलिए होती है जब एजेंट का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का इंटरेस्ट आपस में अलाइन नहीं होता है। इस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। और एजेंसी प्रॉब्लम को मीट करने के लिए हम लोग एजेंसी कॉस्ट बियर करते हैं। एजेंसी कॉस्ट चार तरीके की होती है: मॉनिटरिंग, बॉन्डिंग, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चरिंग। इसका सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है ये सब चीजों में नहीं जाना है। तो एजेंसी प्रॉब्लम arises if managers interests are not aligned with the interest of equity investors and debt lenders। ठीक है, अब इसको एड्रेस कैसे किया जाए? तो ऑब्वियसली आप मैनेजर्स के कॉम्पनसेशन को लिंक कर दो टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। आप उनको फिक्स सैलरी मत दो। आप उनसे कहो कि हमारी कंपनी जितना कमाएगी उसका 5% आपका आपका। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सारी मेहनत करेंगे कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा सॉरी, तो वो अपना पूरा होता है ना फोकस कंपनी के प्रॉफिट्स में लगाएंगे। जितना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा उतना ज्यादा उनका कॉम्पनसेशन बढ़ेगा। दूसरा, मॉनिटरिंग करते रहिए, उनके एक्शंस को देखते रहिए। और तीसरा, किसी को भी एम्प्लॉय करने से पहले उनको आप बता दीजिए कि आपका एक ही उद्देश्य है इस कंपनी में कि हमारी स्टॉक प्राइस को आपको बढ़ाना है। हमारे स्टॉक प्राइस को बढ़ाना है मतलब यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है। तो किसी को भी काम पे रखने से पहले आप उनको समझा दीजिए कि आपका इस कंपनी में सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वेल्थ को बढ़ाना, मतलब शेयर प्राइस को बढ़ाना। तो तीन चीजें क्या क्या है कि आप उनके कॉम्पनसेशन को लिंक कर दो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से। ऑब्वियसली आप उनको फिक्स कुछ मत दो, आप उनसे बोलो जितना हम कमाएंगे उतना हम आपको देंगे। उनके एक्शंस को मॉनिटर करते रहो। और तीसरा, उनको जॉब में रखने से पहले उनको आप एक होता है ना, एक ट्रेनिंग दे दो कि नहीं आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है,
हमारे शेयर प्राइस को बढ़ाना। खत्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। तो मैंने सिर्फ रिवीजन कराया इसका, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन हाँ मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा टॉपिक का आपको मैंने क्रक्स भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 टोटली खत्म हो गया है। आपको कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर चाह रहे हो मुझसे वो भी आप बताना मुझे। चलिए टिल देन ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा मत सोचिए कुछ भी, नेगेटिविटी से दूर रहिए, बस यही सब मंत्रा है, और खुश रहिए। चलिए, थैंक यू।